अब हम शुरुआत करते हैं एथिक्स की सबसे डीप फाउंडेशनल लेयर से, जिसे हम मेटा एथिक्स कहते हैं। मेटा एथिक्स का मतलब है एथिक्स के बारे में सोचना। इट इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ एथिकल कॉन्सेप्ट्स। देखो, मेटा एथिक्स सीधा ये नहीं बताता कि क्या सही है या गलत, बल्कि ये पूछता है कि जब हम सही यानी राइट या गलत यानी रॉन्ग बोलते हैं तो उसका एक्चुअल नेचर क्या है। इसमें सबसे पहला डिवीजन आता है कॉग्निटिविज्म वर्सेस नॉन कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म का कहना है कि मॉरल स्टेटमेंट्स एक फैक्ट या नॉलेज होते हैं, यानी वो ट्रू या फॉल्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं मर्डर इज रॉन्ग, तो कॉग्निटिविज्म के हिसाब से ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम मॉरल रियलिज्म कहते हैं। यहाँ वैल्यूज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, जस्ट लाइक साइंटिफिक फैक्ट्स। दूसरी तरफ नॉन कॉग्निटिविज्म है जो कहता है कि मॉरल स्टेटमेंट्स में कोई ट्रूथ नहीं होती है। जब आप कहते हैं स्टीलिंग इज बैड, तो आप कोई फैक्ट नहीं बता रहे, बस अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसीलिए एजे एयर ने इमोटिविज्म दिया, जिसे हम बू हुर्रा थ्योरी भी कहते हैं। इसका मतलब है कि किलिंग इज बैड बोलना बस किलिंग बू बोलने जैसा है। ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन है, कोई ऑब्जेक्टिव सच्चाई नहीं। इसके आगे आरएम हेयर ने प्रिस्क्रिप्टिविज्म ऐड किया, जो कहता है कि मॉरल स्टेटमेंट्स असल में कमांड्स होते हैं, डू नॉट स्टील, जो हम चाहते हैं कि सब लोग फॉलो करें। समझ आया? ये डिफरेंस बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि एथिक्स ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव। अब जरा सोचो, क्या मॉरल ट्रूथ्स यूनिवर्सल है? यहां आता है मॉरल एब्सोल्यूटिज्म वर्सेस रिलेटिविज्म। एब्सोल्यूटिज्म मानता है कि कुछ रूल्स हमेशा सही होते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। लेकिन रिलेटिविज्म कहता है कि मॉरालिटी कल्चर और कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है। जो एक सोसाइटी में मॉरल है, वो दूसरी में इमॉरल हो सकता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा लॉजिकल ट्रैप आता है, जिसे डेविड ह्यूम ने पॉइंट आउट किया, ह्यूम्स गिलेटिन यानी इज ऑट प्रॉब्लम। ह्यूम ने कहा कि आप डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स यानी इज यानी फैक्ट्स और साइंस से सीधा प्रिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स यानी वैल्यूज और एथिक्स डिराइव नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज इंसान नेचर से अग्रेसिव है, इज, इसका मतलब ये नहीं कि उसे वायलेंट होना चाहिए, ऑट। इन दोनों के बीच एक लॉजिकल गैप है। जीई मोर ने इसे नेचुरलिस्टिक फैलेसी कहा। उन्होंने आर्ग्यू किया कि गुड एक सिंपल नॉन नेचुरल क्वालिटी है और उसे नेचुरल प्रॉपर्टीज जैसे प्लेजर या सर्वाइवल के साथ इक्वेट करना गलत है। इंट्यूशनिज्म यही सॉल्व करता है, ये बोलकर कि मॉरल ट्रूथ्स हम रीजन या सेंसेस से नहीं, बल्कि एक डायरेक्ट मॉरल इंट्यूशन से ग्रास्प करते हैं। अब हम थ्योरी से शिफ्ट होकर फ्रेमवर्क्स पर आते हैं, यानी नॉर्मेटिव एथिक्स। ये वो टूल्स हैं जिन्हें यूज करके हम डेली लाइफ और एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजंस लेते हैं। यहाँ तीन मेजर पिलर्स हैं, डिओंटोलॉजी, टेलियोलॉजी और वर्च्यू एथिक्स। सबसे पहले डिओंटोलॉजी, जो इमैनुअल कांट से जुड़ी है। डिओंटोलॉजी का कोर फोकस ड्यूटी और रूल्स पर है। कांट का कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव कहता है कि एक्शन का रिजल्ट मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने रूल फॉलो किया या नहीं। इंसान को कभी भी सिर्फ एक मीन्स नहीं समझना चाहिए, बल्कि वो अपने आप में एक एंड है। इसका अप्रोच एब्सोल्यूटिस्ट है। अगर झूठ बोलना गलत है, तो वो हर हाल में गलत है, चाहे उससे किसी की जान ही क्यों ना बचे। इसके विपरीत है टेलियोलॉजी या कॉन्सिक्वेंशलिज्म, जहां फोकस एंड रिजल्ट पर होता है। जेरेमी बेंथम और जेएस मिल का यूटिलिटेरियनिज्म इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इनका फॉर्मूला सिंपल है, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम नंबर। यहां एक्शन की मोरालिटी इस बात से जज होती है कि उसका आउटकम क्या निकला। अगर एक झूठ बोलने से 100 लोगों की जान बचती है, तो टेलियोलॉजी के हिसाब से वो झूठ मॉरल है। ट्रॉली प्रॉब्लम इसका क्लासिक टेस्ट है। क्या आप एक लिवर खींचकर एक आदमी को मरने देंगे ताकि 5 लोग बच जाएं? टेलियोलॉजी कहेगा हाँ, पुल द लीवर, मैक्सिमाइज यूटिलिटी। जबकि डिओंटोलॉजी कहेगा नहीं, मारना गलत है, चाहे कितने भी लोग बचें, प्रोटेक्शन ऑफ रूल्स। तीसरी अप्रोच है वर्च्यू एथिक्स, जो एरिस्टोटल ने दी। ये एक्शन या रिजल्ट पर नहीं, बल्कि एजेंट यानी करने वाले के कैरेक्टर पर फोकस करती है। एरिस्टोटल कहते हैं कि मोरालिटी रूल्स रटने में नहीं, बल्कि एक वर्चुअस कैरेक्टर बिल्ड करने में है। ये गोल्डन मीन का रास्ता है, यानी एक्सेसिव और डेफिशिएंसी के बीच का बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल, करेज एक वर्च्यू है जो कावर्डिस यानी टू लिटिल और रैशनेस यानी टू मच के बीच में होती है। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में नए फ्रेमवर्क्स भी आए हैं।
कैरल गिल्लिगन ने एथिक्स ऑफ केयर दिया, जो ट्रेडिशनल मेल सेंट्रिक जस्टिस पर्सपेक्टिव को चैलेंज करता है। गिल्लिगन ने नोटिस किया कि पुराने फ्रेमवर्क्स जैसे जस्टिस और राइट्स एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स और रूल्स पर चलते हैं जो अक्सर रिजिड होते हैं, लेकिन केयर पर्सपेक्टिव रिलेशनशिप्स, एम्पथी और इंटरडिपेंडेंस पर फोकस करता है। वेन डायग्राम देखो, एक तरफ जस्टिस है जो रूल्स और लॉजिक लगाता है, यानी कैटेगरी ए, और दूसरी तरफ केयर है जो कॉन्टेक्स्ट और कनेक्शन देखता है, यानी कैटेगरी बी। एक मैच्योर मॉरल एजेंट इन दोनों को इंटीग्रेट करता है। फाइनली, राइट्स बेस्ड एथिक्स जैसे लिबर्टेरियनिज्म जैसे रॉबर्ट नोजिक की थ्योरी नेगेटिव राइट्स पर जोर देती है, यानी स्टेट या सोसाइटी को इंडिविजुअल की फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये जस्टिस को नॉन इंटरफेरेंस के लेंस से देखता है। अब हम थोड़ा पीछे हटकर डिस्क्रिप्टिव एथिक्स को देखते हैं, जो बेसिकली मोरालिटी का हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। यहाँ हम ये नहीं पूछ रहे कि क्या सही है, बल्कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लोग क्या मानते हैं कि सही है। एवोल्यूशन ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इमेज में देखो कैसे मॉरल आर्क वक्त के साथ एक्सपैंड हो रहा है। पहले मोरालिटी का सर्कल बहुत छोटा था, सिर्फ सेल्फ और किन यानी परिवार तक सीमित था। धीरे धीरे ये ट्राइब, फिर नेशन और अब पूरी ह्यूमैनिटी और सेंटिएंट बीइंग्स यानी जानवर तक फैल गया है। इसे हम एक्सपैंडिंग सर्कल ऑफ मॉरल कंसर्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्लेवरी पहले नॉर्मल सोशल फैक्ट था, लेकिन मॉरल एवोल्यूशन के कारण आज ये यूनिवर्सल क्राइम माना जाता है। पैराडाइम शिफ्ट्स आते हैं, जैसे यूनिवर्सल सफरेज या एलजीबीटीक्यू राइट्स, जो पुराने नॉर्म्स को तोड़कर नई मॉरल बाउंड्री सेट करते हैं। इस एवोल्यूशन को समझने के लिए साइकोलॉजिकल डिमेंशंस बहुत जरूरी हैं। लॉरेंस कोलबर्ग ने स्टेयरकेस टू मॉरल मैच्योरिटी का मॉडल दिया, जो बताता है कि एक इंडिविजुअल की मॉरल थिंकिंग कैसे डेवलप होती है। लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल। ये बचपन की स्टेज है जहां मोरालिटी सिर्फ स्टिक एंड कैरेट यानी पनिशमेंट और रिवॉर्ड पर चलती है। बच्चा सच इसलिए बोलता है ताकि डांट ना पड़े। लेवल 2 है कन्वेंशनल। यहाँ हम सोसाइटी के रूल्स और लॉस को फॉलो करते हैं ताकि सोशल ऑर्डर बना रहे। ज्यादातर लोग इस स्टेज पर रहते हैं। वो लॉस को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं क्योंकि करूं तो करूं क्या, यही नियम है। लेकिन सबसे ऊपर है लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल। यहाँ इंसान यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स और अपनी एनलाइटेंड कॉन्शियंस का यूज करता है। अगर लॉ अनजस्ट है, जैसे अपार्थाइड या स्लेवरी, तो लेवल 3 का व्यक्ति उसे चैलेंज करेगा। ये रीजनिंग कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने का नतीजा है। इस प्रोसेस में सोशलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। फैमिली, एजुकेशन और मीडिया एक फनल की तरह काम करते हैं, जो हमारे दिमाग में वैल्यूज डालते हैं। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में हम कल्चरल रिलेटिविज्म भी पढ़ते हैं, कैसे हर सोसाइटी के अपने टैबूज और टोटम्स होते हैं जो ग्रुप कोहेजन बनाए रखते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या कल्चर के नाम पर हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन जस्टिफाई कर सकते हैं? मॉरल एवोल्यूशन कहता है नहीं। जैसे जैसे सोसाइटी रैशनल होती है, वो पुराने हार्मफुल कस्टम्स को डिस्कार्ड करती है और यूनिवर्सल वैल्यूज की तरफ बढ़ती है। इसलिए एथिक्स स्टैटिक नहीं है, ये एक कंटिन्यूस जर्नी है फ्रॉम ब्लाइंड ओबीडियंस यानी प्री कन्वेंशनल टू कॉन्शियंशियस एथिकल रीजनिंग यानी पोस्ट कन्वेंशनल। अब हम थ्योरी को अप्लाई करते हैं सबसे सेंसिटिव फील्ड में, बायोएथिक्स और मेडिकल डिलेमास। यहाँ लाइफ और डेथ के डिसीजंस लिए जाते हैं, इसलिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। मेडिकल एथिक्स का फाउंडेशन बोचैम्प और चिल्ड्रिस के प्रिंसिपलिज्म पर टिका है, जिसमें 4 पिलर्स हैं। पहला है ऑटोनॉमी यानी पेशेंट का खुद पर अधिकार। बिना उसकी मर्जी यानी कंसेंट के डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। दूसरा है बेनिफिसेंस यानी डॉक्टर का एक्शन हमेशा पेशेंट के भले के लिए होना चाहिए। तीसरा है नॉन मैलिफिसेंस, इसका लैटिन फ्रेज है प्राइमम नॉन नोसिरे, मीनिंग फर्स्ट डू नो हार्म। और चौथा है जस्टिस कि लिमिटेड मेडिकल रिसोर्सेज जैसे वेंटिलेटर या ऑर्गन्स का एलोकेशन फेयर होना चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में ये प्रिंसिपल्स टकराते हैं, स्पेशली एंड ऑफ लाइफ इश्यूज में। यूथनेशिया का केस देखो, यहाँ डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब है लीथल इंजेक्शन देकर लाइफ एंड करना, जो कि ज्यादातर जगह इलीगल है। पैसिव यूथनेशिया का मतलब है लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लेना और नेचुरल डेथ अलाउ करना।
इंडिया में अरुणा शानबाग केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ अलाउ किया है। यह डिसीजन फ्लो चार्ट देखो। अगर पेशेंट टर्मिनल या वेजिटेटिव स्टेट में है, कंडीशन ए, तो सपोर्ट विड्रॉ करना एथिकली परमिसिबल हो सकता है, ऑटोनॉमी वर्सेस सैंक्टिटी ऑफ लाइफ। लेकिन लीथल एजेंट देना, कंडीशन बी, एक्टिव किलिंग माना जाएगा। इसके बाद आती है बायोटेक्नोलॉजिकल एथिक्स, जो फ्यूचर की तरफ देखती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी ने हमें गॉड लाइक पावर्स दे दी हैं। थेराप्यूटिक एडिटिंग, बीमारी ठीक करना तो एथिकल लगता है, लेकिन डिजाइनर बेबीज यानी इंटेलिजेंस या लुक्स बढ़ाना एक स्लिपरी स्लोप है। ये यूजेनिक्स की तरफ ले जा सकता है, जहां सिर्फ अमीरों के बच्चे जेनेटिकली सुपीरियर होंगे, जो इक्वालिटी के अगेंस्ट है। दूसरा बड़ा मुद्दा है कमोडिफिकेशन, यानी इंसानी शरीर को प्रोडक्ट बना देना। सरोगेसी में डिलेमा ये है, क्या ये एल्ट्रुइस्टिक यानी मदद है या कमर्शियल यानी एक्सप्लॉयटेशन। अगर एक गरीब महिला मजबूरी में वूम रेंट पर देती है, तो क्या हम उसकी पॉवर्टी का फायदा नहीं उठा रहे। ऑर्गन ट्रेड में भी यही इशू है। बायोएथिक्स हमें फोर्स करता है सोचने पर कि क्या हर चीज बाजार में बिकने के लिए है या ह्यूमन डिग्निटी की कोई नॉन नेगोशिएबल वैल्यू है। अब हम अपने मॉरल सर्कल को और एक्सपैंड करते हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की तरफ। ट्रेडिशनल एथिक्स हमेशा एंथ्रोपोसेंट्रिक यानी मैन सेंट्रिक रही है। इसका मतलब है कि हम नेचर को सिर्फ इसलिए बचाते हैं क्योंकि वो हमारे काम आती है। हवा, पानी, रिसोर्सेस। यहाँ नेचर की वैल्यू इंस्ट्रूमेंटल है, लेकिन एनवायरमेंटल एथिक्स इसे चैलेंज करता है और बायोसेंट्रिज्म की तरफ बढ़ता है, जो कहता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, चाहे वो इंसान के काम आए या ना आए। इससे भी आगे है इकोसेंट्रिज्म, जो पूरे इकोसिस्टम और बायोटिक कम्युनिटी की इंटेग्रिटी को प्राइमरी मानता है। इस कॉन्टेक्स्ट में आर्ने नेस का डीप इकोलॉजी कॉन्सेप्ट बहुत प्रोफाउंड है। ये सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल यानी शैलो इकोलॉजी नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल शिफ्ट है। डीप इकोलॉजी कहती है कि हम एनवायरनमेंट के इन यानी अंदर नहीं है, हम एनवायरनमेंट का पार्ट है। सेल्फ रियलाइजेशन तब होती है जब हम नेचर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। आइसबर्ग मॉडल देखो। शैलो इकोलॉजी सिर्फ सरफेस प्रॉब्लम्स जैसी हेल्थ, पोल्यूशन फिक्स करती है, जबकि डीप इकोलॉजी नीव यानी अंडरलाइंग वर्ल्ड व्यू को बदलती है। ये डाइवर्सिटी और बायोस्फेरिक इक्वालिटी की बात करती है। क्लाइमेट एथिक्स में सबसे बड़ा मुद्दा जस्टिस का है। यहाँ दो प्रिंसिपल्स मेन हैं। पहला, इंटरजेनरेशनल इक्विटी, ब्रंटलिन रिपोर्ट, यानी हमें रिसोर्सेज ऐसे यूज करने हैं कि आने वाली पीढ़ियों यानी फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ बचे। वो घोस्ट हैंड हैं जो आज वोट नहीं कर सकते पर सफर करेंगे। दूसरा है CBDR यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सोचो जरा, डेवलप्ड नेशंस ने हिस्टोरिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन करके क्लाइमेट चेंज किया, तो क्या डेवलपिंग नेशंस को सेम रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने चाहिए? जस्टिस कहता है नहीं, डेवलप्ड नेशंस का बर्डन ज्यादा होना चाहिए। फाइनली एनिमल राइट्स में पीटर सिंगर का आर्ग्यूमेंट आता है सेंटियंस। अगर कोई बीइंग पेन फील कर सकता है, सफर कर सकता है, तो उसे मॉरल कंसिडरेशन मिलनी चाहिए। सिर्फ स्पीशीज के बेसिस पर भेदभाव करना स्पीशीजिज्म है, जो रेसिज्म जैसा ही गलत है। ये एथिक्स हमें रिमाइंड कराता है कि हम अर्थ के मालिक नहीं, सिर्फ ट्रस्टीज हैं। अब हम पब्लिक से हटकर प्राइवेट रिलेशनशिप्स के एथिक्स पर फोकस करते हैं। प्राइवेट रिलेशनशिप्स जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, मैरिज का फाउंडेशन पब्लिक लाइफ से अलग होता है। पब्लिक लाइफ रूल्स और लॉ पर चलती है, जबकि प्राइवेट लाइफ ट्रस्ट, इंटिमेसी और अफेक्शन पर टिकी होती है। ट्रायंगुलर मॉडल देखो। ट्रस्ट, फिडेलिटी यानी वफादारी और म्यूचुअलिटी इसके कोर पिलर्स हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी वर्सेस सीक्रेसी। लोग अक्सर इन्हें मिक्स करते हैं। प्राइवेसी एम्पावरिंग होती है, ये हमारी ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट करती है, लेकिन सीक्रेसी अक्सर टॉक्सिक होती है, क्योंकि उसमें डिसेप्शन यानी धोखा या कंसीलमेंट छुपा होता है। रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, पर पर्सनल स्पेस यानी प्राइवेसी भी। फैमिली एथिक्स में पेरेंट चाइल्ड एथिकल लूप एक साइकिल है। पेरेंट्स की ड्यूटी है केयर और सोशलाइजेशन, यानी बच्चे को मॉरल वैल्यूज सिखाना। बदले में जब पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं, तो बच्चों की फिलियल ड्यूटी यानी रेसिप्रोसिटी बनती है उनकी केयर करना। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इमोशनल बॉन्ड है। इंटीमेट रिलेशंस में सबसे क्रिटिकल स्टैंडर्ड है कंसेंट। ये सिर्फ ना नहीं है, बल्कि अफर्मेटिव, कॉन्शियस, वॉलंटरी अग्रीमेंट है।
बिना पूरे होश और मर्जी के इंटीमेसी एथिकल वायलेशन है। लेकिन सबसे बड़ा एथिकल कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब लॉयल्टी और यूनिवर्सल मोरालिटी टकराते हैं। इमेजिन करो, आपका भाई क्राइम करके घर आता है। एज अ ब्रदर आपकी लॉयल्टी है उसे बचाना, बट एज अ सिटीजन आपकी ड्यूटी है लॉ फॉलो करना। ये हार्ट वर्सेस लॉ का कॉन्फ्लिक्ट है। मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बैलेंस बीन इसे मॉडल करता है। रेजोल्यूशन कैसे करें? हमें सिवियरिटी ऑफ हार्म देखना पड़ेगा। अगर क्राइम हीनियस है जैसे मर्डर या रेप, तो यूनिवर्सल मोरालिटी यानी जस्टिस प्रिवेल करेगी। आपको पुलिस को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सोशल हार्म बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर इन्फ्रैक्शन माइनर है, तो शायद पर्सनल लॉयल्टी थोड़ी स्पेस ले सकती है। एथिकल मैच्योरिटी तब है जब आप समझ सकें कि कब पर्सनल अटैचमेंट को यूनिवर्सल ड्यूटी के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ये डिसीजन आसान नहीं होता, इसीलिए इसे डिलेमा कहते हैं। अब हम आते हैं पब्लिक रिलेशनशिप्स और गवर्नेंस पर। यहाँ एथिक्स का रोल बदल जाता है, क्योंकि यहाँ आपके एक्शंस का असर पूरे समाज पर पड़ता है। इसका थियोरेटिकल बेस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, रूसो और लॉक है। सिटीजन्स ने अपनी एब्सोल्यूट फ्रीडम स्टेट को सरेंडर की है, बदले में प्रोटेक्शन और ऑर्डर पाने के लिए। इसलिए स्टेट की लेजिटिमेसी सिटीजन्स के कंसेंट से आती है। इससे निकलता है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। स्टेट एक ट्रस्टी है और पब्लिक रिसोर्सेज, पानी, जमीन, पावर पब्लिक के बेनिफिट के लिए होल्ड करती है, ना कि रूलर्स के फायदे के लिए। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पब्लिक ऑफिशियल एक फिड्यूशियरी विश्वास पात्र होता है। उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। वो सोलली बेनिफिशियरी सिटीजन्स के लिए एक्ट करता है। यहाँ एक बहुत बारीक अंतर समझना जरूरी है। पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। पब्लिक इंटरेस्ट वो है जो समाज की भलाई के लिए जरूरी है, हेल्थ, सेफ्टी, राइट्स। इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक वो हो सकता है जिसमें पब्लिक को मजा आए, जैसे गॉसिप, सेंसेशनल न्यूज या मॉब सेंटिमेंट। एथिकल गवर्नेंस पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करता है, भीड़ की क्यूरियोसिटी को नहीं। इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए नोलन प्रिंसिपल्स यानी इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस एटसेट्रा गाइड करते हैं। लेकिन प्रिंसिपल काफी नहीं है, मैकेनिज्म चाहिए। साइकिल ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखो। अकाउंटेबिलिटी दो तरह की होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी इलेक्शंस के थ्रू होती है, जहां जनता यानी वोटर्स लीडर्स को पनिश या रिवॉर्ड करती है। हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस के बीच होती है, चेक्स एंड बैलेंसेस। जैसे जुडिशरी और सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एग्जीक्यूटिव पर नजर रखते हैं। ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई इस साइकिल का फ्यूअल है। अगर सीक्रेसी होगी तो करप्शन पनपेगा। सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। इसलिए एथिकल गवर्नेंस सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, बल्कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के थ्रू पब्लिक ट्रस्ट के टेम्पल को मजबूत रखना है। लेक्चर के आखिरी भाग में हम इस चौराहे, इंटरसेक्शन पर खड़े हैं जहां प्राइवेट और पब्लिक लाइफ टकराती है। यहाँ जन्म लेता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, COI। ये सिविल सर्विसेज का सबसे कॉमन एथिकल ट्रैप है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब आपकी ऑफिशियल ड्यूटी और आपके प्राइवेट इंटरेस्ट्स, फाइनेंशियल, फैमिली, फ्रेंड्स क्लैश करते हैं। इसके 3 रूप हैं। एक्चुअल COI, जब कॉन्फ्लिक्ट अभी एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे आप उस कंपनी का टेंडर पास कर रहे हैं जिसमें आपके शेयर्स हैं। पोटेंशियल COI, फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। परसीव्ड COI, ये सबसे खतरनाक है। शायद आप ऑनेस्ट हैं, लेकिन अगर पब्लिक को लगता है कि आप बायस्ड हैं, ऑप्टिक्स ऑफ बायस, तो पब्लिक ट्रस्ट टूट जाता है। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट बी सीन टू बी डन। पब्लिक ऑफिशियल्स एक ग्लास हाउस में रहते हैं, उनकी प्राइवेट लाइफ भी स्क्रूटनी में होती है। अगर एक ऑफिसर प्राइवेट में अनएथिकल है, तो लोग उसकी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी पर भी शक करेंगे। यहाँ रोल डिफरेंशिएशन जरूरी है। एक ऑफिसर की पर्सनल बिलीव्स, रिलीजन, आइडियोलॉजी हो सकते हैं, लेकिन ड्यूटी करते वक्त उसे सेक्युलर और न्यूट्रल रहना पड़ेगा। वो अपने पर्सनल व्यूज पॉलिसी पर इंपोज नहीं कर सकता। इंटेग्रिटी चैलेंजेस में नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद और क्रोनियज्म कॉमन है, जो मेरिटोक्रेसी को किल करते हैं। एक बड़ा इशू है रिवॉल्विंग डोर। जब ऑफिसर रिटायर होते ही उस कॉर्पोरेट फर्म को ज्वाइन कर लेता है जिसे वो रेगुलेट कर रहा था, ये सस्पेशन क्रिएट करता है कि उसने सर्विस में रहते हुए उस फर्म को फायदा पहुंचाया होगा, क्विड प्रो क्वो। इससे निपटने के लिए रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हैं। सबसे पहला डिस्क्लोजर, छुपाओ मत, बता दो कि मेरा इंटरेस्ट है। दूसरा रिक्यूजल,
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से खुद को हटा लो। तीसरा, ब्लाइंड ट्रस्ट्स। अपने एसेट्स को किसी और के हवाले कर दो ताकि आपको पता ना हो कि पैसा कहाँ लगा है। सेकंड एआरसी ने कूलिंग ऑफ पीरियड सजेस्ट किए हैं ताकि रिटायरमेंट और प्राइवेट जॉब के बीच गैप रहे। इन टूल्स का मकसद सिर्फ करप्शन रोकना नहीं, बल्कि पब्लिक क्रेडिबिलिटी को जिंदा रखना है। एथिक्स अल्टीमेटली ट्रस्ट का ही गेम है।